नमस्कार। मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अनटचेबल। ये एक बहुत ही फेमस नॉवल है जिसे लिखा है मुल्क राज आनंद ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। अनटचेबल। अनटचेबल का मतलब होता है अछूत, और दलितों को अछूत माना जाता था। भारतीय समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ है और इन्हीं जातियों में जिनके काम साफ सफाई के होते थे उन्हें अशुद्ध माना जाता था। लेकिन वास्तव में यह गलत और अमानवीय सोच थी। अनटचेबल केवल एक कहानी नहीं है, यह भारतीय समाज के उस कड़वे सच का आईना है जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया था। यह नॉवल एक दिन की कहानी है जो कि बुल्लाशाह शहर में घटित होती है। यह कहानी उस एक दिन में एक पूरी सभ्यता, एक पूरा अन्यायपूर्ण ढांचा और इंसान की टूटी हुई गरिमा को सामने लेकर आती है। राइटर मुल्कराज आनंद ने इस नॉवल के माध्यम से बाघा की कहानी बताई है और उन्होंने उस व्यवस्था को चुनौती दी है जहां एक इंसान को सिर्फ जन्म के आधार पर अछूत मान लिया जाता था। और इसीलिए नॉवल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि यह नॉवल दलित जीवन का पहला सजीव चित्रण करती है। राइटर ऑथर मुल्कराज आनंद ने इस नॉवल को लिखने से पहले खुद कई सारे अछूत सफाई कर्मियों के साथ समय बिताया था ताकि वह उनकी जिंदगी को असली रूप में समझ सके। इस नॉवल को पहली बार 1935 में पब्लिश करवाया गया था और इसे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही सराहना मिली थी। और फेमस राइटर E.M. फॉस्टर ने इस नॉवल की प्रस्तावना यानी कि प्रीफेस लिखा था और इसलिए भी नॉवल बहुत ही महत्वपूर्ण बन गई थी। अब हम इस नॉवल की शुरुआत करने से पहले हम इस नॉवल के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। पहला कैरेक्टर है बाघा। बाघा इस नॉवल का लीड कैरेक्टर है। यह एक 18 साल का लड़का है जो हर रोज शौचालय साफ करना और गलियों को बहारने का काम करता है। बाघा समझदार और जागरूक है। वह सपने देखने वाला एक युवा नौजवान है। बाघा को अंग्रेजों की साफ सुथरी जिंदगी और अच्छे कपड़े देखकर उसके मन में आगे बढ़ने की चाहत जागती है और वह उनकी तरह जीवन जीना चाहता है। बाघा एक प्यार करने वाला भाई है। वह अपनी बहन सोहनी और भाई राका को बहुत प्यार करता है और उनकी बहुत परवाह भी करता है। कहानी का अगला कैरेक्टर है लाखा। लाखा बाघा का पिता है। लाखा एक बूढ़ा जमादार है, यानी कि वह सफाई कर्मियों का लीडर है जिसने सारी जिंदगी इसी काम में बिता दी थी। लाखा हार मान चुका एक इंसान है जिसने कई सालों से गुलामी की थी और अपमान ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची थी। वह जाति व्यवस्था को अपनी किस्मत मानकर चुपचाप स्वीकार कर चुका है। लाखा एक सख्त पिता है जो बाघा के साथ अक्सर कड़ाई से पेश आता है और प्यार बेहद कम ही दिखाता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर पर। अगला कैरेक्टर है सोहनी। सोहिनी बाघा की छोटी और सुंदर बहन है। वह घर का काम करती है, कुएं से पानी भरती है और खाना मांगने के लिए जाती है। अगला कैरेक्टर है राखा का। राखा बाघा का छोटा भाई है। राखा घर का सबसे छोटा बच्चा है। वह भी जिंदगी की कड़वाहट से पूरी तरह से वाकिफ नहीं है। वह अपनी जिम्मेदारियों की परवाह नहीं करता। उसमें एक बच्चे जैसी सादगी और सरलता अभी भी बाकी है। ये थे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब जैसे जैसे इस कहानी में हम आगे बढ़ेंगे और नए किरदार आएंगे,
वैसे वैसे मैं आपको उनके बारे में बताता जाऊंगा। अब हम इस नॉवल की शुरुआत करते हैं। सुबह का शुरुआती समय है। ठंडी हवा झोपड़ी की दरारों से भीतर घुस रही है। बस्ती के किनारे बनी छोटी, गंदी और नम मिट्टी की एक झोपड़ी है, जिसमें बाघा फर्श पर बिछे पुराने मैले कंबल में सिकुड़ कर पड़ा हुआ है। उसका शरीर ठंड से कांप रहा है, लेकिन उससे ज्यादा भी उसे सुबह का डर है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसके पिता की आवाज आने ही वाली है। और तभी लाखा की कर्कश, भारी, गाली गलौज से भरी हुई आवाज कमरे में गूंजती है। उठ जा बाघा, उठ जा, जा लेटरिन साफ करने जा, नहीं तो सिपाही बहुत गुस्सा होंगे, उठ जा। यह आवाज जैसे रोज एक तयशुदा शुरुआत है। लाखा आधी नींद में अपने बेटे को आदेश देता है और फिर खुद कंबल ओढ़कर पड़े रहता है। बाघा की आंख धीरे धीरे खुलती है। उसके चेहरे पर चिढ़, थकान और अंदर ही अंदर भरा हुआ एक गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह अपने पिता की गालियों से आहत है, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। वह यह जानता है कि उसकी जिंदगी का यह एक हिस्सा है। बाघा मन ही मन में यह सोचता है कि सारा काम मैं करता हूं, फिर भी मुझे ही गालियां मिलती हैं। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब उसकी माँ जिंदा थी। बाघा की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी याद इस दृश्य में गहराई डालती है। माँ बहुत प्यार करने वाली और देखभाल करने वाली थी। वह सुबह उसे गर्म चाय बनाकर देती थी, उसके कपड़े साफ रखती थी। घर में एक ममता और सुकून का माहौल था। लेकिन माँ के मरने के बाद घर की जिम्मेदारियां बाघा पर आ गई है। वह सिर्फ बेटा नहीं, बल्कि घर का सहारा बन गया है। अब उसे आराम या देखभाल नहीं मिलती, सिर्फ काम और गालियां ही मिलती है। सोहिनी गीली लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन धुआं धुआं उठता है। बाघा आगे बढ़कर खुद आग जलाता है। यह उसका मजबूत शरीर और मेहनती स्वभाव दिखाता है। लाखा फिर आदेश देता है, बाघा लेटरिन और शहर की साफ सफाई करने जा, जा। बाघा जल्दी जल्दी चाय पीता है, अंग्रेजों की तरह बिना फूंक मारे हुए, और अपने औजार उठाकर वह बाहर निकल जाता है। सुबह की ठंड अभी भी पूरी तरह से गई नहीं है, लेकिन बाघा अपने दिन के सबसे कठिन और घृणित काम में जुट चुका है। शौचालयों की लंबी कतार बिना दरवाजे वाले, बदबू से भरे और गंदगी से लबालब उसके सामने खड़ी हुई है। उसके हाथ में टोकरी और झाड़ू है। वह एक एक करके लैट्रीन साफ करता है। वह मल उठाता है, फेंकता है और झाड़ू से आसपास की सफाई करता है। यह काम सिर्फ शारीरिक मेहनत का नहीं है, यह काम अपमान और घुटन से भरा हुआ है। बाघा फिर भी इसे बड़ी कुशलता और तेजी से करता है, जैसे वह इस गंदगी के बीच अपनी एक गरिमा को बचाने की कोशिश कर रहा हो। वह ये कोशिश करता है कि उसके कपड़े गंदे ना हो। उसकी चाल ढाल में एक सजगता है और आत्मसम्मान है। इसी दौरान अचानक एक तेज आवाज गूंजती है, ओए बाघा, कोई भी लेटरिन साफ नहीं है, क्या काम करता है तू? यह आवाज है हवलदार चरत सिंह की, जो 38वीं डोगरा रेजिमेंट के मशहूर हॉकी के खिलाड़ी थे। वह बाघा पर चिल्लाता है, उसे जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन जैसे ही बाघा तुरंत और मेहनत से उसकी लेटरीन साफ कर देता है, चरत सिंह का रवैया थोड़ा बदल जाता है। वह मुस्कुराता है और उसके काम से खुश हो जाता है। वह कहता है, आज दोपहर आना, मैं तुम्हें
एक हॉकी स्टिक दूंगा। बाघा ये सुनकर अंदर से बहुत खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर एक विनम्र सी मुस्कान आ जाती है। अब साफ सफाई करके बाघा थका हुआ, पसीने में भीगा हुआ घर लौटता है। उसका गला सूखा हुआ है और शरीर टूट रहा है। उसे सबसे पहले पानी पीने की इच्छा होती है। यह एक छोटी सी राहत उसे सुकून का पल दे सकती है। लेकिन घर के अंदर आते ही जब बाघा पानी के लिए घड़ा उठाता है तो पता चलता है कि घर में पानी ही नहीं है, घड़ा खाली है। एक पल के लिए बाघा झुंझला जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालता है। सोहिनी तुरंत कहती है, मैं अभी पानी लेकर आती हूं। और वह घड़ा सर पर रखकर जल्दी जल्दी कुएं की ओर चल पड़ती है। कुएं पर पहुंचते ही सच्चाई सामने आ जाती है। अछूत कुएं को छू नहीं सकते, वे खुद पानी नहीं भर सकते। उन्हें नीचे खड़ा रहना पड़ता है, हाथ जोड़कर विनती करनी पड़ती है किसी ऊंची जाति के व्यक्ति से, ताकि वह उन्हें पानी भरकर दे सके। अगर कोई दया करे तभी उन्हें पानी मिल सकता था। यह सिर्फ इंतजार नहीं है, यह अपमान और निर्भरता की व्यवस्था है। गुलाबो एक धोबिन है जो कि पहले से कुएं पर मौजूद है। वह उम्र दराज लेकिन घमंडी और कटु स्वभाव वाली है। जैसे ही सोहिनी आती है वह उसे ताना मारती है। वह उसकी सुंदरता से जलती है और बिना किसी वजह से वह सोहिनी को अपमानित करती है। वह कहती है, यहां क्यों आई है, तेरा नंबर तो पीछे है। और धीरे से ये ताने गालियों में बदल जाते हैं। लंबे इंतजार के बाद पंडित कालीनाथ वहां पर पहुंचते हैं। पंडित कालीनाथ मंदिर का पुजारी है। वह बाहर से धर्म का ढोंग करता है, लेकिन असल में वह एक बहुत ही घटिया इंसान है। वह पहले हिचकिचाता है, लेकिन फिर पानी निकालने के लिए तैयार हो जाता है। वह कुएं से पानी खींचता है, लेकिन यह काम उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि पानी खींचते हुए उसकी शारीरिक दुर्बलता साफ दिखाई देती है। जैसे ही वह सोहिनी को देखता है उसकी नजर बदल जाती है। वह उसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाता है। वह दूसरों को नजरअंदाज कर देता है और सोहिनी को अपने पास बुलाता है। लाखा की बेटी हो, इधर आओ, पहले तुम पानी ले लो। वह सोहिनी को घड़ा भर देता है। आज मंदिर में आकर आंगन की सफाई कर जाना। यह निमंत्रण सिर्फ काम के लिए नहीं है, बल्कि उसकी छिपी हुई वासना का एक संकेत है। कुएं से पानी लाकर सोहिनी जब घर लौटती है, तब तक बाघा थकान से चूर एक कोने में जाकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर दिन की शुरुआत से ही जमा हुआ बोझ साफ दिखाई देता है। जब सोहिनी पानी भरकर लाती है तब बाघा को थोड़ी राहत मिलती है। लाखा झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ है। वह बाघा से कहता है, जा शहर की सड़कों और गलियों को साफ करा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जा। उसके स्वर में आदेश है, लेकिन वह इस तरह के बहाना पहले भी कहीं बार बना चुका है, जैसे उसने ये मान ही लिया हो कि अब सारा काम बाघा करेगा। बाघा यह सब सुनता है। उसके अंदर एक हल्का सा विरोध उठता है। मैं ही क्यों करूं सारा काम, पिता खुद क्यों नहीं जाते? लेकिन यह विरोध सिर्फ उसके मन में ही रह जाता है। वह कुछ नहीं कहता, क्योंकि आज्ञा मानना उसकी मजबूरी है। घर से निकलकर बाघा बस्ती की सीमा पार करता है तो कुछ ही दूर पर खुला मैदान आता है, धूल भरा लेकिन थोड़ा आजाद सा। यहीं पर उसे अपने दोस्त दिखाई देते हैं। उसके चेहरे पर पहली बार दिन में एक हल्की सी राहत झलकती है। उसके दो दोस्त हैं, छोटा जो कि
चमार का लड़का है। वह तेज तर्राट, हंसमुख और थोड़ा शरारती है। वह बाखा का सबसे करीबी दोस्त है। उसकी बातों में एक बेफिक्री और खुलापन है। और रामचरण उसका दूसरा दोस्त है। रामचरण स्वभाव में थोड़ा शांत है, लेकिन आज वह खुश है इस बात पर कि उसके घर में शादी की तैयारी चल रही है, क्योंकि उसकी बहन का विवाह होने वाला है। बाखा जैसे उनके पास पहुंचता है, वह कुछ देर के लिए अपना काम और अपमान भूल जाता है। यह जगह उसके लिए एक छोटा सा एस्केप बन जाती है। वह सिगरेट निकालता है और तीनों मिलकर सिगरेट पीते हैं। बाखा सिगरेट पीते समय खास ध्यान रखता है। वह सिगरेट अंग्रेजों की तरह पकड़ता है और धुआं भी उन्हीं की स्टाइल में छोड़ता है। यहां भी उसका साहब जैसे बनने का शौक साफ दिखाई देता है। दोस्तों से छेड़ते भी हैं, लेकिन यह छेड़ना प्यार भरा है, अपमान भरा नहीं। मैदान से निकलकर बाखा शहर की ओर बढ़ता है। अब वह उस दुनिया में प्रवेश कर रहा है जहां उसकी पहचान, उसकी जाति हर कदम उसके साथ चल रही है। सड़कों पर भीड़ भरी हुई है। लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। दुकानों से आवाजें आ रही हैं और ठेलों पर हलचल है। तभी बाखा को जलेबी खाने की इच्छा होती है। बाखा दूर खड़े होकर आवाज लगाता है, 1 पैसे की जलेबी दे दो। वह पास नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है कि उसे दूरी बनाए रखना है। दुकानदार एक ऊंची जाति का व्यक्ति है। उसके व्यवहार में साफ घृणा दिखाई देती है। दुकानदार बाखा से कहता है कि पैसे जमीन पर रख दे। वह उन पैसों पर पानी छिड़कता है, उन्हें शुद्ध करता है और फिर कागज में जलेबी रखता है और फिर जलेबी की पुड़िया बनाकर बाखा की तरफ फेंक देता है। बाखा झुककर जलेबी उठाता है। थोड़ी सी धूल लग जाती है, लेकिन वह साफ करके खा लेता है। वह भूखा है, लेकिन साथ ही अपमान का वह स्वाद भी चख रहा होता है। वह ये सोचता है कि क्या मैं इतना नीचा हूं कि मुझे ऐसे खाना दिया जाए। अब बाखा अपने विचारों में खोया हुआ आगे बढ़ जाता है। वह भी हॉकी, दोस्तों और चरत सिंह की बातों में उलझा हुआ है। इसी लापरवाही में वह एक आदमी के बहुत करीब आ जाता है और अनजाने में उसे छू देता है। जैसे स्पर्श होता है, वह ऊंची जाति का आदमी अचानक से उछल पड़ता है और तेजी से चिल्लाता है, अरे तूने मुझे छू लिया, अब तो मैं अपवित्र हो गया। उसकी आवाज में घृणा, गुस्सा और अहंकार सब कुछ दिखाई देता है। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग रुक जाते हैं। धीरे से एक भीड़ जमा हो जाती है। कोई बाखा को घूरता है, कोई उसे गालियां देता है और सब के सब तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देता है। वह आदमी बाखा को डांटते हुए कहता है, चलते नहीं आता, दूर नहीं चल सकता। गलती चाहे अनजाने में हो, लेकिन दोष हमेशा बाखा का ही होता है। बाखा पूरी तरह सन्न रह जाता है। वह घबरा जाता है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। उसका सर झुक जाता है। उसके अंदर गुस्सा है, शर्म है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके अंदर लाचारी है। वह सोचता है, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया, फिर भी मुझे क्यों दोष दिया जा रहा है। तभी अचानक एक घोड़ा गाड़ी वाला, एक मुस्लिम व्यापारी उसी रास्ते पर आता है। रास्ता संकरा है, टोंगा आगे नहीं बढ़ सकता। गाड़ीवान जोर से आवाज लगाता है, हटो हटो, रास्ता दो। और वह इंसानियत के नाते दोनों को अलग करवाता है, क्योंकि उसे जात पात से कोई मतलब नहीं है। लोगों का ध्यान बाघा से हटकर टोंगे की ओर चला जाता है। भीड़ को रास्ता खाली करना पड़ता है।
लेकिन जाते जाते वह आदमी बाखा को एक थप्पड़ जड़ देता है, जिससे बाखा सन्न रह जाता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। यह घटना उसे अंदर से तोड़ देती है और उसका आत्मसम्मान गहराई से चोट खाता है। ये थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं है, यह सत्ता का, पावर का प्रदर्शन है। यह दिखाता है कि ऊंची जाति का व्यक्ति अछूत पर हाथ उठा सकता है, बिना किसी डर के या बिना किसी सजा के। अब कुएं पर हुई मुलाकात के बाद पंडित कालीनाथ के कहने पर सोहिनी मंदिर के आंगन की सफाई करने पहुंचती है। मंदिर का वातावरण बाहर से शांत और पवित्र है। घंटी की आवाज, धूप की खुशबू और पूजा का माहौल है। सोहिनी झुककर पूरे मन से आंगन की साफ सफाई करने में लग जाती है। वह जल्दी जल्दी झाड़ू लगाती है, सर झुकाकर काम करती है। किसी से आंख भी वह नहीं मिलाती। वह जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना चाहती है। पंडित पास ही खड़ा होकर उसे देख रहा है। उसकी नजर सोहिनी के काम पर नहीं बल्कि उसके शरीर पर है। वह धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। सोहिनी को हल्का सा एहसास होता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। अचानक पंडित कालीनाथ पीछे से झुककर सोहिनी को पकड़ने की कोशिश करता है। सोहिनी घबरा जाती है, उसका शरीर सिहर उठता है। वह झटके से पीछे हटती है। यह साफ तौर पर यौन उत्पीड़न यानी एक सेक्सुअल हरेसमेंट है। जैसे ही पंडित को यह एहसास होता है कि वह पकड़ा जा सकता है, तो पंडित तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे अरे, यह लड़की मुझसे छू गई, मुझे अपवित्र कर दिया, इस मंदिर को अपवित्र कर दिया। आवाज सुनकर लोग दौड़ कर आते हैं। पंडित कालीनाथ खुद को पीड़ित की तरह दिखाता है। सोहिनी डरी हुई कांपती रहती है और भीड़ भी सोहिनी को ही दोषी मान लेती है, लेकिन कोई भी उससे यह नहीं पूछता कि असल में क्या हुआ था। वहीं दूसरी तरफ छू जाने की घटना के बाद मानसिक रूप से टूटा हुआ बाखा आगे बढ़ता है, तो वह देखता है कि मंदिर के आगे बहुत भीड़ लगी हुई है। जब बाखा सोहिनी से सब कुछ सुनता है और देखता है तो उसका खून खौल उठता है। वह अंदर से गुस्से से भर जाता है और वह पंडित को सजा देना चाहता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि सामने एक ऊंची जाति वाला व्यक्ति है और समाज भी उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। वह अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाता है। बाखा की बहन खाना मांगने का काम करती थी, तो बाखा उससे फिर ये कहता है कि तुम घर जाओ और मैं तुम्हारी जगह खाना मांग लूंगा। और बाखा एक चोला लेकर गली गली, घर घर जाकर खाना मांगता है, लेकिन उसे हर जगह या तो दुत्कार दिया जाता है या कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। बाखा भूखा है, वह थका हुआ है। ऐसे ही खाना मांगते मांगते वह एक घर के सामने रुकता है कि शायद उसे कोई खाना दे दे, लेकिन वह इतना थका हुआ है कि उस घर के चबूतरे पर जाकर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह ये देखता है कि एक साधु घर घर जाकर खाना मांग रहा है और उसे मन में लगता है कि वह भी उस साधु की तरह ही तो है। और तभी एक महिला घर से बाहर निकलती है और वह बाखा को दुत्कार देती है कि वह उसके चबूतरे पर क्यों सोया हुआ है। वह उसे भला बुरा कहती है, लेकिन फिर वह महिला अंदर जाती है और रोटियां निकालकर बाहर लाती है और वह साधु को दे देती है, लेकिन वह बाखा को नहीं देती। और वह बाखा से ये कहती है कि पहले तुम मेरे घर की साफ सफाई कर दो, गंदी नालियां साफ कर दो और उसके बाद मैं तुम्हें खाना दूंगी। बाखा को इस बात से भी कोई तकलीफ नहीं होती
और वह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बाखा बड़ी मेहनत से साफ सफाई कर देता है, लेकिन तकलीफ तो उसे तब होती है जब महिला उसे फेंक कर रोटी देती है। यानी कि उसकी मेहनत का शोषण होता है और उसकी भूख का फायदा उठाया जाता है। बाखा गुस्से और अपमान से भरा हुआ घर लौटता है। उसके चेहरे पर थकान है, आंखों में आक्रोश और भीतर एक गहरी चोट। राखा भी उस समय भीख मांगकर कहीं से खाना जुटाकर घर लौटता है। बाखा अपने पिता से कहता है कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या आपको पता भी है? वह धीरे से एक एक करके सारी घटनाएं बताने लगता है। लाखा उन्हें ध्यान से सुनता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया वैसी नहीं है जैसी बाखा उम्मीद करता है। वह गुस्सा नहीं होता, बल्कि शांत स्वर में ये कहता है, बेटा गुस्सा मत कर, यह हमारी किस्मत है। लाखा उसे समझाने लगता है, सब बुरे नहीं होते बेटा। वह उसे उदाहरण भी देता है, तुझे याद है कि जब तू बीमार हो गया था तब एक ऊंची जाति वाले डॉक्टर ने तुझे बचाया था। अगर वो ना होता तो तू आज जिंदा भी नहीं होता। ऐसे ही सभी लोग बुरे नहीं होते बेटा। इस हिस्से में मुल्क राज आनंद एक सोशल हार्मनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज का हर व्यक्ति बुरा नहीं होता है। अब बाघा फिर से घर से निकलता है। उसका मन शांत नहीं है। इसी हालात में वह अपने दोस्तों से फिर से मिलता है, रामचरण और छोटा, और वह अपने दोस्तों को भी अपनी सारी बातें कह सुनाता है। उसके दोस्त और वह खुद बदला लेने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर वह अपने ये विचार बदल देते हैं क्योंकि वह अपनी सच्चाई अच्छी तरह से जानते हैं। छोटा माहौल को थोड़ा हल्का करता है और वह कहता है, छोड़ो यार, याद है आज शाम को हमें हॉकी खेलने जाना है। तब बाघा को यह याद आता है कि चरत सिंह ने उसे हॉकी स्टिक देने का वादा किया था, तो वह हॉकी स्टिक मांगने के लिए उसके घर चला जाता है, जहां पर चरत सिंह उसे प्यार से बुलाता है और हॉकी उसे इनाम में दे देता है। चरत सिंह वह व्यक्ति है जो बाघा को सम्मान के साथ ट्रीट करता है और बाघा को उसके घर में किसी भी चीज को छूने की आजादी भी थी। बाघा अब अपने दोस्तों के साथ हॉकी खेलने मैदान में जाता है। बाघा बहुत अच्छा खेलता है। वह तेजी से दौड़ता है और गोल करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी टीम के लड़के उससे चिढ़ने लगते हैं और एक लड़का गुस्से में आकर जानबूझकर हॉकी की स्टिक बाघा के पैर में दे मारता है। बाघा को तेज दर्द होता है। वह एक पल के लिए रुक जाता है, लेकिन वह झगड़ा नहीं करता और खेल जारी रखता है। इसी खेल के दौरान अचानक से एक छोटा बच्चा किसी पत्थर या तो धक्के से घायल हो जाता है। बाघा तुरंत खेल छोड़कर उस बच्चे को उठाता है और उसकी मां के पास ले जाता है, लेकिन मां बच्चे को समझाने के बजाय बाघा पर चिल्लाने लगती है, तूने मेरे बच्चे को कैसे छू लिया और इसे अपवित्र कर दिया। बाघा हैरान रह जाता है कि उसने तो मदद की थी, लेकिन फिर भी उसी पर आरोप लगाया जा रहा है और वह चुपचाप पीछे हट जाता है। हॉकी के बाद अब उत्साह उतर चुका है। दिन भर की घटनाएं, अपमान, थकान और भीतर जमा हुआ गुस्सा बाघा के मन में घूम रहा है। तब वह जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इसी बीच उसकी नजर एक अजीब से वेशभूषा वाले आदमी पर पड़ती है। यह यूरोपियन अंदाज वाला व्यक्ति हाथ में किताब लिए हुए है और यह व्यक्ति एक ब्रिटिश आर्मी का जर्नल है और नाम है कर्नल हचिंसन। कर्नल हचिंसन एक ब्रिटिश मिशनरी है। वह भारतीय माहौल में रहने की कोशिश करता है और वह टूटी फूटी हिंदी उर्दू बोलना जानता है।
हचिंसन बाखा को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वह ये कहता है कि तुम दुखी क्यों हो। तो बाखा उससे अपनी सारी बातें बताता है। तो वह ये कहता है कि मेरे साथ चर्च चलो, वहां तुम अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हो। हमारे धर्म में जात पात नहीं होती, छुआछूत नहीं होती। तुम हमारे साथ चलो, यीशु तुम्हें जरूर बचाएगा। ये उस समय की बात है जब ब्रिटिश मिशनरी भारत आए थे और उन्होंने गरीब और दलित लोगों को टारगेट किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह समाज में पीड़ित थे और उन्हें सम्मान की तलाश थी, और इसीलिए उनका धर्म परिवर्तन करना आसान हो सकता था। जब बाखा चर्च की ओर बढ़ता है, हचिंसन की पत्नी उसे देखकर कहती है, तुम रोज रोज इन काले हिंदुस्तानियों को कहां से लेकर आ जाते हो। इन बातों को सुनकर बाखा ये समझता है कि ब्रिटिशर्स में जात पात तो नहीं है, लेकिन वहां पर रंग भेद जरूर है। और यही बात बाखा समझ जाता है और इसलिए बाखा चर्च के अंदर भी नहीं जाता और वह वहां से चला जाता है। लगातार अपमान और घटनाओं से थका हुआ बाखा रेलवे स्टेशन के पास जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि महात्मा गांधी यहाँ पर भाषण देने वाले हैं। शाम का समय है। दिन भर की थकान, अपमान और उलझन के बाद बाघा भीड़ को इकट्ठा होते हुए देखता है और उत्सुकतावश वहां पर पहुंच जाता है। वहां माहौल अलग है। लोग शांत हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, और भीड़ के बीच में सादे कपड़ों में लिपटा हुआ एक व्यक्तित्व बैठा हुआ है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी उस समय सबसे लोकप्रिय नेता थे और लोग उनको सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। गांधी जी धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। उनकी आवाज ऊंची नहीं है, लेकिन हर शब्द साफ और असरदार है। गांधी जी ये कहते हैं कि अछूतों के साथ बुरा व्यवहार करना गलत है। वह ये कहते हैं कि ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया है और इसीलिए किसी के साथ भी ऊंचा नीचा व्यवहार करना गलत है। और गांधी जी इसी भाषण में सभी दलितों को हरिजन कहकर पुकारते हैं। हरिजन का मतलब होता है भगवान के बच्चे। गांधी जी ऊंची जाति के व्यक्तियों से यह अपील करते हैं कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। बाघा भी भीड़ में खड़ा होकर यह सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार ध्यान और आश्चर्य था। वह अंदर ही अंदर यह सोच रहा था कि कोई तो है जो हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है। गांधी जी की सभी बातें उसके मन के अंदर एक नई उम्मीद जगाती है। उसे लगता है कि शायद हमारी जिंदगी भी बदल सकती है, शायद हम भी इंसानों की तरह जी सकते हैं। अब गांधी जी का भाषण खत्म हो चुका है। भीड़ धीरे धीरे हट रही है, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग वहीं खड़े होकर बहस करने लगते हैं। लेकिन बाघा वहीं रुक जाता है और उनके पास खड़े होकर दो शिक्षित लोगों की बातचीत सुनने लगता है। अब वह सिर्फ सुन नहीं रहा, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश भी कर रहा है। एक वकील और एक कवि इकबाल नाथ चाशर आपस में बातें कर रहे हैं। वकील गांधी जी की बातों से पूरी तरह से सहमत नहीं है। वह कहता है, सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं बदलेगा। जाति व्यवस्था बहुत गहरी है, यह इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। वहीं कवि थोड़ा अलग सोचता है। वह समाधान की बात करता है। कवि ये कहता है कि सुना है अंग्रेज एक ऐसी मशीन लाने वाले हैं जिससे गंदगी अपने आप ही साफ हो जाएगी, वह भी सिर्फ एक बटन दबाकर। यहाँ पर वह लोग फ्लश टॉयलेट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ऐसी मशीन
वाकई आ जाए तो इंसानों को शौचालय साफ नहीं करना पड़ेगा। यह बात सुनकर बाघा के मन में एक नई रोशनी जाग उठती है। वह यह सोचता है, अगर यह मशीन आ जाए तो मुझे यह गंदा काम फिर नहीं करना पड़ेगा और फिर मुझे कोई भी अछूत नहीं कहेगा। और अगर यह मशीन आ गई तो फिर वाकई मेरी जिंदगी बदल सकती है। शाम अब ढल चुकी है। अंधेरा धीरे धीरे बस्ती को ढक रहा है। दिन भर की थकान, अपमान और अनुभवों को झेलकर बाघा अपने घर की तरफ लौट रहा है। उसके कदम धीमे हैं। सिर्फ शरीर ही नहीं, उसका मन भी भारी है। रास्ते में अब शोर नहीं है। दिन की हलचल खत्म हो चुकी है, लेकिन बाघा के अंदर विचारों की हलचल चल रही है। उसके सामने अब 3 विचार है। गांधी जी का विचार, समाज बदलो। क्रिश्चियन मिशनरी का विचार, धर्म बदलो। और एक कवि का विचार कि एक ऐसी मशीन लेकर आओ जिससे गंदगी अपने आप ही साफ हो जाएगी। इन तीनों विचारों में उम्मीद तो है, लेकिन फिर भी कोई साफ रास्ता दिखाई नहीं देता। और इसी के साथ दिन खत्म हो जाता है। लेकिन बाघा की कहानी नहीं, क्योंकि उसका सवाल अभी भी जिंदा है। दोस्तों, ये था इस पूरी नॉवल का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूं कि आपको ये नॉवल आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।